पहले जो बाकी पीछे के 5 पॉइंट हैं या 6 पॉइंट, उनका एक क्विक रिवीजन कर लें। क्या क्या पॉइंट देखे हमने? हम देख रहे हैं केस सिंपल पेंडुलम का, और इसके जो टाइम पीरियड है इस पे देख रहे हैं जो वेरियस फैक्टर हैं, यानी न्यूमरस फैक्टर्स हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था ना। तो हमने इसके लिए फार्मूला निकाला था T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर, by spring factor. यस इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर हमें पता था कि मास होता था, स्प्रिंग फैक्टर के होता था, ये 2 पाई अंडर रूट m बाई के था। और हमको Yes. आगे पता है कि के की जो वैल्यू होती है mg by l. mg बाई एल होती है, तो उस हिसाब से ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। ये चीज हमें पता थी, है ना। अब इसके बाद में हमने से वेरियस चीजों का इम्पैक्ट देखा कि इम्पैक्ट क्या क्या देखा, कि अगर ये आपका तभी तक एस एच एम रहता है जब ये आपका थीटा है वो आपके 0 से 5 डिग्री के बीच में रहता है, तभी तक एस एच एम रहता है। इससे ज्यादा होने पर जनरली ये ऑक्सीलेशन हो जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीलेशन हो जाएगा तो टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज को भी हमने देखा था कि जो टी हो जाएगा वो T0 टाइम्स 1 प्लस थीटा 0 स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा 16. when this theta will be greater than 5 डिग्री, है ना। Yes, sure. ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था इस कि जो है आपका जो सिंपल पेंडुलम है ये एल बाई जी है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कि कोई जो है आपके पास में सॉलिड बॉब को आप कैसे हेलो स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने देखा था कि टाइम पीरियड अनचेंज रह जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा था कि जो आपका स्विंग होता है उस पर कोई स्विंग कर रहा हो अगर, तो उस पर कोई और आके बैठ जाए तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि एम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता था। इसी तरीके से हमने देखा था कि टाइम पीरियड पे एल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग केसेस को देखे थे, ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट केस देखा था कि अगर हमने कोई जो अपना बॉब है वो हमने हेलो ले लिया, उसमें कोई वाटर या कोई फ्लूइड फिलअप कर दिया, नीचे होल कर दिया था, तो हमने देखा था कि जो उसका टाइम पीरियड था वो किस तरीके से घट बढ़ रहा था, है ना, याद है। किट्टी पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा था, फिर आकर के फिर एक वैल्यू पे कांस्टेंट हो जा रहा था। कैसे? जैसे जैसे इसमें से लिक्विड कम होता जा रहा था ये आपका बढ़ रहा था, क्योंकि एल बढ़ रहा था। इसके बाद नीचे जाते हैं तो सेंटर फिर से ऊपर भागता है इसका, और उसकी वजह से एल कम होना स्टार्ट हो जाता है, फिर से आपका टी घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये। इस केस को देखने के बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा था, आई थिंक डिस्कस किया था हम लोगों ने कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ, कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ यानी जो एल है वो आर के कंपेरेबल हो जाए, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो जाए, तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी वहां पे। तो वहां पे करते हुए हमने एक इम्पोर्टेंट केस देखा था, व्हेन एल इक्वल टू आर, तो जो टाइम पीरियड अपना आया हुआ था वो करीब करीब 1 hour. 84 मिनट आया था ना। एल इक्वल टू आर, नहीं एल इक्वल टू आर पे 1 आवर था, Sir, दैट्स L equal to R पे 1 hour है. या दैट्स राइट। एल इक्वल टू वन आर पे ये आपका टी 1 आवर आया था, ठीक है। और जब ये आपका आर टेंडिंग टू इंफिनिटी था जिस सिचुएशन पे, यानी लेंथ Yes, आपका sir. Sir, उसमें बढ़ होता था 84.6 इंफिनिटी minutes. आर, तो यानी उस टाइम पे टी मैक्स मिला था हमको वो करीब करीब 84 मिनट का मिला था ना। Yes, sir. 84.67 जो भी होता है, आई थिंक 6 है, Sir, 84.6। और L जब R के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो T क्या आएगा? तो एल आर कंपेयर तो ये जो अपना फार्मूला पीछे था यही बना रह जाएगा, है ना। नहीं सर, जैसे टी इक्वल टू इसमें टाइम दिया है तो ऐसे इसमें नहीं दिया होगा हाँ? सर। जैसे बाकी केसेस में 1 hour और 84 minutes आ रहा है तो इसमें कोई
स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब टाइम नहीं आप आएगा? ये एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एल की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ओके क्योंकि सर। देखो ये आर आपका किलोमीटर्स में होता है ना। तो एल लेस देन आर में आपका एल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये 1 मीटर हो सकता है, आपका 50 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 15 सेंटीमीटर होगा। तो बहुत सारे केस बनेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन मिल गया आपके पास, एल इक्वल टू आर या एल इज ग्रेटर देन आर, मतलब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिचुएशन मिल गई आपको। ये यूनिक सिचुएशन है, ये सिचुएशन यूनिक नहीं है आपके पास में, तो इसलिए कोई फिक्स वैल्यू इसकी नहीं निकलेगी। आपको एल की वैल्यू पुटअप करना, एल इक्वल टू 1 पुटअप कर लो, 1 मीटर, उसकी वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। ओके। यस सर। हाँ, इसको देखने के बाद में हमने देखा था कि अगर जो हमारे पास वायर है वो मेटल वायर हो, क्या हो, मेटल वायर हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेटल वायर होने पे हमने देखा था जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो डेल्टा टी बाई टी जो आया था 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा आया था, जहां पे थीटा आपका टेम्परेचर डिफरेंस था, अल्फा आपका एक्सपेंशन कोफिशिएंट था, है ना। ठीक है, चलिए इस केस को देखने के बाद में हमने लास्ट के जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि अगर उसको किसी फ्लूइड में अपने पेंडुलम को रखोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास में, 7 पॉइंट, इफ ए बॉब ऑफ मास m, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रीजन ये है इसके इंपॉर्टेंट होने का क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन अभी इसको हम डिटेल में क्लास 12th में जब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पे देखेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। लिख लो, इफ ए बॉब ऑफ मास m carries a positive charge q and pendulum is placed in a uniform electric field। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे 12th में अभी हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E directed vertically upward। क्या सिचुएशन है, दिस इज योर पेंडुलम, this is your bob and this is carrying a positive charge and it has mass m। if mass m तो then g will act below and it has a field, uniform electric field, placed in uniform electric field, and let us assume this is also a positively charged electric field which strength is E and direction of the field is like this। तो पॉजिटिव चार्ज विल रिप्लेस पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज विल रिप्लेस पॉजिटिव चार्ज, और जो फोर्स लगता है वो क्यू ई लगता है। क्या लगता है, फोर्स क्यू ई लगता है। तो पर यूनिट मास की बात करेंगे हम
तो जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो क्यू ई हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो डिवाइड बाई एम हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है एफ, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, तो इसको हम E1 लिख सकते हैं या E लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका EQ। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू EQ हो जाएगा। ये सिमिलर है बिल्कुल इसी फार्मूले के जैसे F इक्वल टू G M1 M2 अपान आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है। इसको समटाइम्स एफजी भी लिखते हैं। ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज हो जाएगा। तो F इक्वल टू ई इंटू क्यू जो हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा, और इसको m से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। यानी इस एक्सीलरेशन से ये इसको रिपेल करेगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। और जी इसको क्या करेगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड पुल करेगा, और ये चार्ज को इसको अपवर्ड ऊपर पुल करेगा। तो इस तरीके से दो इक्विवेलेंट फोर्सेस लग गए एक तरीके से। अब इन फोर्सेस में जब माइन्यूट डिफरेंस हो जाएगा तो ये चार्ज आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करने लगेगा। कैसे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करने लगेगा? क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स F हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? mg प्लस माइनस QE बाई m बन जाएगा। इसके रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके। तो इस F को रिजल्टेंट फोर्स है, इसको हम mg डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? mg डैश कह सकते हैं। तो mg डैश कहेंगे इसको, तो क्या करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं g डैश इक्वल टू QE माइनस m। देखो फोर्स लिखेंगे तो यहाँ पे m नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार साफ साफ लिख लेते हैं क्लियरली। बात समझ में आ गई ना? हेलो, यस सर। मास है तो mg नीचे काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो ये QE बाई m ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगा। तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन g डैश हो जाएगा वो g माइनस QE बाई m हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश की जगह पे आपको g माइनस QE बाई m लिखना है। ठीक है, ये कब है? जब E आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरीके से अगर E आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, व्हेन E इज अपवर्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अपवर्ड। इसी तरीके से t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी प्लस QE बाई m। ये बन जाए कब? व्हेन E आपका क्या बन जाए? डाउनवर्ड बन जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड ज्यादा अच्छा वर्ड है, वर्टिकली भी लिखते चलो, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज है और वर्टिकली अपवर्ड फील्ड होती है आपकी, तो क्या होता है? टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और जब ये नेगेटिव फील्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड फील्ड हो जाए आपके पास में, तो क्या करेगा? ये g प्लस क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये t की वैल्यू घट जाएगा आपका। ठीक है बेटा? इज इट ओके? यस। ठीक, तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना है या मिलता है इस पे, तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं इसकी क्या डिपेंडेंसी है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग केस है
ये हम हर बार देखते आए, हर जगह देखते रहते हैं, लिफ्ट वाला केस। तो पेंडुलम इन ए लिफ्ट, पेंडुलम इन ए लिफ्ट, है ना। तो अब आपको पता है कि जब लिफ्ट में होते हैं तो जी कैसे वेरी करता है। जब ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कितना हो जाता है, जब नीचे आते हैं तब जी की वैल्यू कितना हो जाता है, याद है? यस सर। तो जब डाउनवर्ड आएंगे तब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब अपवर्ड जाएंगे तब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो जब अपवर्ड जाएंगे तो एक्सीलरेशन आपका जी प्लस ए बन जाता है ना। और जब डाउनवर्ड आते हैं तो जी माइनस ए बन जाता है। तो खाली नोट कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं, चलो लिख लो। कई बार आने वाला चीज है तो उसको नोट कर लेते हैं अच्छे से। इफ द पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, इफ द pendulum is suspended from the ceiling of the lift, then case 1, if lift is at rest, if lift is at rest, if lift is at rest or moving downward or upward with constant velocity, constant velocity means that is no acceleration, okay, no acceleration, it means जो आपका एक्सीलरेशन है जी जी ही रह जाएगा, ठीक है। देन जी विल रिमेन जी ओनली, है ना। जी विल रिमेन जी ओनली, जी जी ही रहता है सिंपली। यहाँ जी से मतलब एक्सीलरेशन से अपना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन एक्सीलरेशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट विल रिमेन जी, है ना। दिस मीन्स acceleration of the system will be g only, and then time period will be t equal to 2 pi under root l by g रहेगा, मतलब इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ठीक है। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ओके। Now, if lift is moving upward with constant acceleration a, तो सिस्टम बनाओ, ये आपका पेंडुलम है, ये आपके लिफ्ट में है, और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से ऊपर मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से ऊपर मूव कर रहा है ये, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से ऊपर मूव कर रहा है ये, ठीक है बेटा। आपको पता है कि एम जी नीचे की तरफ लगता है इसमें, ये पूरा पूरा सिस्टम आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें जो सिस्टम का एक्सीलरेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो जी प्लस ए बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है। सर ये आपने फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, एन? एन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओके। ठीक, तो इसको हम बना सकते हैं केस 1, केस बी। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। लिख लिया सर हाँ सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हमने पहले ऊपर जी लिख लिया, फिर आपने नीचे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिखवाया। सर दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ना? नहीं नहीं, आपका जो जी है कहाँ पे, इस वाले की बात कर रहे हैं या इस वाली फिगर की हाँ जी, बात कर रहे नहीं हैं? सर इसी की बात कर रही हूँ। डायग्राम की? नहीं सर, अभी आपने यहाँ पे लिखवाया था ना जी विल रिमेन जी ओनली, तो सर जी एक्सेलरेशन ही तो है ना? हाँ हाँ, उसी की बात कर रहे हैं कि जो जी है, जो ओके सिस्टम का एक्सेलरेशन, जो सिस्टम का मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी ही होगा खाली, ठीक है, ओके। क्योंकि उसका अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। और सर ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है? ये डायग्राम शो कर रहा है आपका कि ये लिफ्ट में आपका पेंडुलम है और लिफ्ट की सीलिंग से पेंडुलम आपका बना हुआ है, ठीक है, ओके। ओके सर। और ये लिफ्ट अप या डाउन मूव कर रही या वो स्टेडी स्टेट में है, बट विदाउट एनी एक्सीलरेशन, ठीक है। इफ देयर इज नो अदर एक्सीलरेशन, कोई और एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अंडर ग्रेविटी ही मूवमेंट होगा इसका, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ जी सर, समझ आ गया। इस फार्मूले में जी क्या है? इस फार्मूले में जी आपका इफेक्टिव एक्सीलरेशन है ना? हाँ जी सर। इस फार्मूले में जी क्या है? इफेक्टिव एक्सीलरेशन है। तो जब इस सिस्टम में जैसे इस लिफ्ट का कोई एक्सीलरेशन होता है, जैसे मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता, तो जी के डायरेक्शन में होता है तो जी से माइनस हो जाता है रिजल्टेंट वैल्यू, है ना। अगर ये इसके अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये, तो जी के साथ में प्लस हो जाता है ये, ठीक है। अभी वो दोनों केस आगे देखेंगे हम लोग। केस बी, if the lift is moving, if the lift is moving upward with constant acceleration, with constant acceleration a, then रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? अब देखो जी आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये आपका इफेक्टिव वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो जो पेंडुलम का एक्सीलरेशन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? क्योंकि जो आपका ये मोशन हो रहा है, ये आपका ए और जी, जी आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम ए के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है। किसके साथ में? ए एक्सीलरेशन के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू है हमारे पास में, तो जो पेंडुलम है हमारे पास में उसके लिए इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ये दोनों एडअप हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ये दोनों वैल्यू एडअप हो जाएंगे। तो एडअप होने की वजह से जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम है वो क्या बन जाएगा? जी प्लस ए बन जाएगा। देन effective acceleration of the pendulum system, acceleration for pendulum will be g plus a, will be g plus a, ठीक है। सर यहाँ पे जी और ए दोबारा बता दो क्या क्या है। ये आपके लिफ्ट का एक्सीलरेशन है। किसका एक्सीलरेशन है? इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन है। ओके सर। और जी ये क्या है सर? ये जी लिफ्ट का एक्सीलरेशन जो अपवर्ड जा रहा है, और जी जो होता है ये ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि हमेशा नीचे की तरफ काम करती है।
ठीक है। सर लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है? इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? ओके सर, समझ गए। dv by dt इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? k लिख लो, इसको dt लिख लो, इसको इंटीग्रेट करो तो ये b हो जाएगा, है ना, और ये k इंटू टी बन जाएगा, है ना। मतलब वेलोसिटी विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यस सर। बात समझ में आ गई ना? हाँ वेलोसिटी इज जी नॉट सर। कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद ए फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। 10 km पर आवर, 2 km पर आवर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप का सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है बेटा। हाँ जी सर, समझ आ गया। केस क्लियर हो गया ना? ध्यान रखना इस बात को, ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन है, तो इस पेंडुलम के लिए क्या करेगा, जो पेंडुलम का के मोशन के लिए क्या होता है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चूंकि जो इन का जो रिजल्टेंट होगा वो ये फील कर रहा होगा, ये वैल्यू आपको वहां दिखेगी, तो जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसका रिजल्टेंट यानी इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, जी प्लस ए बन जाएगा, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, तो अब जब ये जी प्लस ए आपका इफेक्टिव एक्सीलरेशन होगा तो टी कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए हो जाएगा, है ना। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट जी प्लस ए बाई एल, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जी प्लस ए बड़ा हो गया पहले वाले से, तो टी घट जाएगा आपका, है ना। तो जब ऊपर जाएंगे आप विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा पेंडुलम का। इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे, अच्छा टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, नोट कर लेते हैं इसको भी। इफ द लिफ्ट is moving downward with constant acceleration a, then effective acceleration for pendulum। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो चूंकि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो घट जाती हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। तो जब जी माइनस ए हो जाएगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी माइनस ए, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट जी माइनस ए बाई एल। तो देख सकते हैं जी माइनस ए की वैल्यू कम हो गई तो टी आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू, ये जो कंक्लूजन है भी साथ में लिखते रहना आपको कि 10 टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस हियर, टी इज इंक्रीजेस, यहां वाले में टी डिक्रीजेस, ठीक है। इस कंक्लूजन को नोट करते रहेंगे, अदरवाइज फिर बाद में पढ़ेंगे तो सिर्फ फार्मूला दिखेगा, ठीक है। हो गया।
नहीं सर, नोट कर लो। डन। यस सर। पुलिस भी आपका यस सर। ठीक। अब जो आपका लास्ट केस था उसमें एक इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस पॉइंट डी लिख लेते हैं, चलो उसको लेते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस वाला है तो एक इंटरेस्टिंग केस बनेगा। क्या बनेगा? इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration a equal to g, then effective acceleration for pendulum is g minus g equal to 0, hence t equal to 2 pi अंडर रूट एल बाई 0, ये बन जाएगा इंफिनिटी। ठीक है। एंड n विल बी 0, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, t इंफिनिटी हो जाएगा। It means there will be no oscillation. It means there will be no oscillation. It means there will be no oscillation in a pendulum. नोट कर सकते हैं इसको। एक चीज और यहाँ पे छोटा सा, सिमिलर इज द केस, similar is the case in a satellite and at the center of earth, and at the center of earth.
where effective acceleration becomes zero and pendulum will stop. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 है ना। इंटरेस्टिंग केस है, जानना चाहिए, सिंपल केस है, कम मिलता है लेकिन लिख लेते हैं। ये क्या है, तो सस्पेंडेड एज है, अगर वही मूव कर रहा है तो क्या सिचुएशन हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम whose point of suspension moving horizontally with acceleration a। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि आपका पेंडुलम था और यहाँ पे आपका ये जो एज है ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन a, और यहाँ पे g लग रहा है, g आपका डाउनवर्ड लगता है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वेक्टर रूल से हमको पता है कि एक वेक्टर इधर लग रहा हो, एक वेक्टर इधर लग रहा हो, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा। कहाँ होगा, कहीं इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। इफेक्टिव जो एक्सीलरेशन होगा, ए इफेक्टिव या ए रिजल्टेंट, ए इफेक्टिव यहाँ पे होगा, ये ए है ये जी है, तो हमको पता है कि इफेक्टिव एक्सीलरेशन देन इफेक्टिव एक्सीलरेशन फॉर पेंडुलम will be under root a square plus g square। क्या हो जाएगा, will be under root a square plus g square, and then टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान इफेक्टिव एक्सीलरेशन हो जाता है, तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 लिख ले, अच्छा लगेगा देखने में हमें, ठीक है। एंड ये जो एंगल बनेगा, लेट्स दिस इज द एंगल थीटा, ये जो एंगल बनेगा इसको मैं टेन थीटा लिख दूं, तो टेन थीटा इक्वल टू, ये बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो ए बाई जी बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, पर डायरेक्शन ऑफ दिस इफेक्टिव एक्सीलरेशन विल बी टेन इनवर्स ए बाई जी। ठीक है, हो गया। यस सर। नेक्स्ट केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है अगेन। सर प्लीज रुको, अभी मैंने नोट नहीं किया था थोड़ा सा। एक मिनट ये ले लो।
अब अगर आपने इस पेंडुलम को मूविंग कार में रख दिया तो क्या सिचुएशन बनेगी? इफ चलो उसमें कंडीशन और जोड़ते हैं, मूविंग कार और सर्कुलर पाथ पे है तो क्या बन जाएगा? इफ सिंपल पेंडुलम suspended in a car that is moving with constant speed b around a circle of radius r. तो अब अगर कार मूव कर रही है अराउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, तो इसमें जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो बी स्क्वायर बाई आर हो जाता है ना? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और एट एनी पॉइंट जो जी होगा वो हमेशा आपका नीचे की तरफ काम करेगा, इस तरीके से कहीं भी देखेंगे हम। तो जिस तरीके से पीछे वाले केस में देखा था हमने, इफेक्टिव एक्सीलरेशन जो था वो क्या था? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट बन जाएगा। यहाँ पे ए इफेक्टिव क्या बन जाएगा? ए इफेक्टिव विल बी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ये एक्सीलरेशन है, इसको एसी भी लिख सकते हैं या सिंपली बी स्क्वायर बाई आर ही रहने दो, इसका स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो देन टाइम पीरियड विल बी हियर, टाइम पीरियड टी विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर का होल पावर अंडर रूट 2। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। एक टर्म आता है उसको बोलते हैं हम सेकेंड्स पेंडुलम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 11 लिखना। सेकेंड्स पेंडुलम ये क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम। इट इज दैट सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? whose टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज, कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड्स।
जनरली बच्चा 1 सेकंड बोल जाता है तुक्का मारते टाइम पे, ठीक है। इफ t इक्वल टू 2 सेकेंड and g equal to we know 9.8 meter per second square, by putting this value we can calculate L. So t equal to 2 pi under root L by g. From here we can get L equal to t square upon 4 pi square into g। ये वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा t मतलब 4 9.8 अपॉन 4 इंटू 5 3.14 का स्क्वायर, ये आपका आ जाता है 0.993 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली ये हो जाता है 99.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेंडुलम जिसकी थ्रेड लेंथ, ये इफेक्टिव लेंथ 99.3 सेंटीमीटर है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, ठीक है। कंक्लूड कर लें इसको। हेंस द लेंथ ऑफ hence the length of seconds pendulum is 99.3 सेंटीमीटर और 1 में से नियरली 1 मीटर, 99.3 सेंटीमीटर where on अर्थ सरफेस। यहीं पे चाहे तो एक नोट डाल दें, फॉर द पर्पज ऑफ मून सरफेस, फॉर द मून जी की वैल्यू 1/6 हो जाती है। फॉर द मून द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम the length of the second pendulum will be 1/6 meter, as G moon will be G earth by 6 होता है। यहाँ पे देखो L प्रोपोर्शनल टू G है, क्या है, L प्रोपोर्शनल टू G है, तो 0.993/6 कर दो या 1/6 मीटर अप्रोक्सीमेटली कर लो। हो गया है। इन दी absence of resistive force, the work done by a simple pendulum in one complete oscillation is 0,
13th point, work done in giving an angular, work done in giving an angular displacement theta to the pendulum from its mean position W equal to U mgl 1 minus cos theta. When theta will be 0, 1 minus 1 it will be 0. ठीक है. 14th point, kinetic energy of the bob at mean position will be equal to work done or potential change. वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं आएगा. वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम. दिस मीन्स KE mean will be given by mgl 1 minus cos theta. And the last point नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो उसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे लिखेंगे. कुछ ग्राफ है इसके, वो देख लेते हैं ताकि वो काम आएंगे. हो गया पॉइंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काम आएगा. ग्राफ है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा जब भी मिलेगा. वेरियस ग्राफ for simple pendulum. Various graph for simple pendulum. Number 1, let us find a graph in T and L. If we plot T here and we plot L here, then we know that L proportional to T square. फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, है ना. इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी. ये कांस्टेंट L प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. L प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर है हमारे पास में, यानी कि एक पैराबोलिक टाइप का सिस्टम बनेगा ये, है ना. तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा ये. इसको थोड़ा नीचे लिखो तो ग्राफ अच्छा लगेगा. L प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. इसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ है,
अगर इसको हम टी स्क्वायर और एल में ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर एल क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे टी स्क्वायर एल के प्रोपोर्शनल बनना था, टी रखेंगे तो अंडर रूट एल हो जाएगा, यानी ये वाई प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ था, ये वाला ग्राफ वाई अंडर रूट एक्स का ग्राफ है। इस केस में देखें तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बन जाएगा, सिंस l प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से आया हुआ है, टी स्क्वायर इक्वल टू एल बन जाएगा, के एल बन जाएगा। यहाँ पे देखो तो टी इक्वल टू अंडर रूट एल बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इसी वाले फार्मूले से आया हुआ है सब। यहां से हटा दो इसको, तो टी और एल में ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ अंडर रूट वाले के तरीके से कर्व बनेगा, यानी पैराबोलिक टाइप का। टी स्क्वायर एल देखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बन जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ बनाएं टी और अंडर रूट एल में, टी और अंडर रूट एल में ग्राफ बनाए तो यहां से देख सकते हैं ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, है ना? टी और अंडर रूट एल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि ओ से होके जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा, है ना? इसी तरीके से अगर हम ग्राफ बनाएं जी के रिस्पेक्ट में और 1/अंडर रूट जी को y एक्सिस पे प्लॉट करें और t को x एक्सिस पे प्लॉट करें तो ग्राफ क्या बनेगा? देखो 1/g को हमने y पे कर दिया और t को यहाँ पे कर दिया, तो ये भी एक तरीके का जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे? t इक्वल टू 2π√L और 1/g को हमने क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है, इसको y लिखना है और इसको t को x लिखना है ना? ये कांस्टेंट, ये तो y इक्वल टू एम एक्स या x इक्वल टू के वाई टाइप का ग्राफ बना ना, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? ये भी स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्यों? ये देखो ये जीरो पे नहीं गया हुआ है, ध्यान रखना, ये जीरो पे नहीं गया हुआ है। सी हियर, इसको हम जीरो पे एक्सट्रापोलेट नहीं किए हैं क्योंकि जी की वैल्यू इस टी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जी की वैल्यू इस टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, है ना? ठीक, यस सर। इसलिए उसे जीरो पे नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या देखो जीरो पे लेके चले गए थे, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, एंड लास्ट ग्राफ इसमें क्या बनेगा अपने पास में कि अगर हम जी का और टी में डायरेक्ट ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा? जी का टी के साथ में ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा? इसी फार्मूले को दोबारा देखो, जी का टी के साथ ग्राफ बनाए तो जी को उधर लेकर के चले जाएंगे और टी, तो जी ऊपर हो जाएगा और टी स्क्वायर नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी ऊपर और टी स्क्वायर नीचे टाइप का ग्राफ बनना है ना? जी ऊपर और टी नीचे, यानी कि ये टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g है। इसको y मानना है तो इसको अंडर रूट y ऊपर आ जाएगा, 1/x नीचे चला जाएगा। इस टाइप का ग्राफ है ये। ठीक है, अगर इसको y करना है तो y इक्वल टू 1/x² हो जाएगा, 1/x² का कर्व बन जाएगा, यानी इस टाइप का कर्व बन जाएगा कुछ ये देखो, डिक्रीजिंग कर्व, है ना? ये इस टाइप का कर्व बन जाएगा, डिक्रीजिंग कर्व बन जाएगा ये। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये भी आपका 1 दे जाएगा ये। ठीक है, सिंस टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g। ठीक है, तो लिखो या इसको रहने दो, फार्मूला पता है, इसी से निकाल लिया है हमने। ठीक है, तो ये 3-4 ग्राफ है, इसके 5 ग्राफ हैं जो कि पेंडुलम के एल टी लेंथ पे, टाइम लेंथ, टी लेंथ, टाइम, इस पे ग्राफ है। ठीक है बेटा।